हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम का लेक्चर नंबर 5। ठीक है। और पिछले लेक्चर में अगर हम बात करें लेक्चर नंबर 4 की, तो उसमें हमने कुछ क्या क्या टॉपिक्स डिस्कस किए थे। तो लास्ट जो टॉपिक हमने वहाँ पे डिस्कस किया था वो था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। ठीक है, कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट जो है वो किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। अब सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की हेल्प से हम और भी चीज़ें देख सकते हैं कि रिएक्शन जो है इक्विलिब्रियम में कौन सी स्टेज में है। याद करो, केमिकल इक्विलिब्रियम में आपने रिएक्शन कोशेंट वगैरह कुछ देखा था। ठीक है, तो आज भी हम कुछ वैसी चीज़ देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड ही सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी चीज़ हम देखने वाले हैं कि पीपीटी किस कब बनेगी कब नहीं बनेगी। ठीक है, उसके बाद मिक्सचर्स अगर हम लेंगे, जैसे मान लीजिए 2 एसिड आपने मिक्स किए तो पीएच कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, 2 बेस अगर मिक्स किए तो पीएच कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, या फिर एक एसिड और एक बेस को अगर आपने मिक्स कर दिया तो पीएच किस तरीके से कैलकुलेट करी जाएगी। तो एक टॉपिक हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और सीखने वाले हैं बहुत इंटरेस्टिंग, जिससे सवाल आता ही आता है, वो है बफर सॉल्यूशन। ठीक है, तो कुछ ये आज के अपने मुद्दे रहेंगे। ओके, ये रहा आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी बताया, कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस। तो ये दोनों जो है, ये दोनों तो एक तरीके से सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ही मान लीजिए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एप्लीकेशन ही मान लीजिए। उसके बाद रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और लास्ट में बफर सॉल्यूशन। ठीक है, ये आज का अपना मुद्दा है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन या आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, क्या है हमारा पहला टॉपिक? कंडीशन ऑफ प्रिसिपिटेशन, ठीक है, या आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, देखो, आयनिक प्रोडक्ट को हम शॉर्ट में आईपी भी लिख सकते हैं या क्यूएसपी भी लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे केएसपी था सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है, वैसे क्यूएसपी हो गया। अब याद करो कि केएसपी और क्यूएसपी में क्या फर्क है। देखो, एक है क्यूएसपी और एक है केएसपी। यहीं से चीजों को समझो क्या फर्क है। ठीक है, मेनली हमें देखो, थ्योरी से कोई काम नहीं है, हमने को नीट क्रैक करना है, अपना सवाल बनना चाहिए। सबसे मेन मुद्दा अपना ये है। ठीक है, अब क्यूएसपी, देखो केएसपी की जब मैं बात करूं तो केएसपी में जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप जनरल कोई रिएक्शन ले रहे हो कि ए बी है, ठीक है, और वो आयनाइज हो रहा है ए प्लस एंड बी माइनस में। ठीक है, तो मुझे एक चीज बताओ कि जब आप केएसपी पुट करते हो तो यहाँ पर क्या करते हो, ए प्लस की आयनिक कंसंट्रेशन, बी माइनस की आयनिक कंसंट्रेशन, ये लिखते हो। ठीक है, लेकिन ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज आपने पुट करी है यहाँ पर, ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करी है, ये कब पुट करी है? ड्यूरिंग इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये कंसंट्रेशन की वैल्यू कब पुट करी है? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। कब पुट करी है? एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी कि आपने रिएक्शन स्टार्ट करी, रिएक्शन स्टार्ट करते ही रिएक्शन अपने आप चल रही है। एक टाइम बाद जब इक्विलिब्रियम स्टेज आ चुकी है, इक्विलिब्रियम स्टेज आने पर जो ए की कंसंट्रेशन है और जो बी की कंसंट्रेशन है, वो वैल्यूज आपने यहाँ पर पुट करी है। देन आपको जो वैल्यू मिली है वो है केएसपी की। ठीक है, ये बात हो गई। अब क्यूएसपी को समझो। जब हम क्यूएसपी की बात कर रहे हैं तो क्यूएसपी में क्या करना है? सेम वही बात, ए प्लस की कंसंट्रेशन और बी माइनस की कंसंट्रेशन पुट करनी है। ठीक है, ए प्लस और ए प्लस और बी माइनस की कंसंट्रेशन पुट करिए। लेकिन यहां पर ये जो कंसंट्रेशन की वैल्यूज पुट करी है एट टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, एट टाइम अदर देन इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है तब आपने ये कंसंट्रेशन पुट करी है। तो जब ये ए और बी की कंसंट्रेशन पुट करने पर जो वैल्यू आ रही है वो है आपका आयनिक प्रोडक्ट। कौन सी वैल्यू है वो?
आयनिक प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा है। ये वैल्यू आपने तब पुट करी है जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है, और ये वैल्यू आपने जब पुट करी है जब इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हुआ है। वो अदर देन कोई भी टाइम हो सकता है। आप जैसे मान लीजिए किसी रिएक्शन को इक्विलिब्रियम अटेन करने में 10 मिनट लग रहे हैं, ठीक है, तो 10 मिनट के बाद जो अगर आप वैल्यूज पुट कर रहे हो कंसंट्रेशन A+ और B- की, तो वो ये होगी। ठीक है, और 10 मिनट से पहले चाहे 1 मिनट पे लो, चाहे 5 मिनट पे लो, चाहे 9.9 मिनट पे लो, चाहे 9 मिनट पे लो, चाहे 6 मिनट पे लो, उस टाइम पर जो कंसंट्रेशन आप पुट कर रहे हो वो वैल्यू क्या कहलाएगी? QSP। तो जाहिर सी बात है QSP की वैल्यूज तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग आएगी। ठीक है, लेकिन एक बार जब इक्विलिब्रियम अटेन हो चुका है तो आप जानते हो कि कंसंट्रेशन में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, कंसंट्रेशन की वैल्यूज जो है वो कांस्टेंट हो जाती है, तो KSP की वैल्यू कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, अब देखो, अब मुद्दा ये है कि जब KSP की वैल्यू ज्यादा होगी QSP से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? QSP की वैल्यू अगर ज्यादा होगी KSP से तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? या QSP और KSP अगर बराबर होगी तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? तो मुद्दा समझो, जब QSP बराबर है KSP के तो जाहिर सी बात है KSP की वैल्यू तो कब बराबर होगी? KSP की वैल्यू कब आती है? जब इक्विलिब्रियम अटेन होता है। तो यानी कि QSP की भी सेम वैल्यू आ रही है, यानी कि रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। ठीक है, रिएक्शन कहाँ है? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। अब दूसरी चीज समझो कि यदि अगर QSP की वैल्यू ज्यादा है KSP से तो मुझे एक चीज बताओ कि प्रेसिपिटेशन होगा या नहीं होगा? देखो, KSP का मतलब है रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर है। ठीक है, रिएक्शन एक इक्विलिब्रियम अटेन कर चुका है। अब QSP की ज्यादा है। ठीक है, QSP की वैल्यू ज्यादा है, इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो सुपर सैचुरेटेड है, सुपर सैचुरेटेड है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड है यानी कि प्रेसिपिटेशन होगा। इस चीज को आप QSP से मतलब हाँ, आयनिक केमिकल इक्विलिब्रियम से भी रिलेट कर सकते हो। कैसे? जब वहां पर के इक्विलिब्रियम से अगर Q इक्विलिब्रियम ज्यादा था, सॉरी QIP ज्यादा था, ठीक है, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है। अब रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है तो जाहिर सी बात है ना, प्रेसिपिटेट ही तो हो रहा होगा भाई। ये सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है, और ये आयंस तो एक्वस फॉर्म में होंगे। तो अगर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो प्रेसिपिटेशन ही तो हो रहा है, सॉलिड कंपोनेंट ही तो बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा? यहाँ पर क्या हो रहा होगा? प्रेसिपिटेशन हो रहा होगा। ठीक है, और यदि मान लीजिए कि QSP की वैल्यू कम है KSP से, तो यानी कि जो सॉल्यूशन है वो अनसैचुरेटेड होगा, और सॉल्यूशन अगर अनसैचुरेटेड है यानी कि PPT will not occur, हम और सॉल्यूट कैन बी ऐड, और ज्यादा सॉल्यूट हम ऐड या और ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर सकते हैं। बात समझ में आई? क्योंकि रिएक्शन किस डायरेक्शन में जा रही है? फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में और जाना चाहती है, यानी कि और आयनाइज होने की कैपेबिलिटी प्रेजेंट है, और आयनाइज हो सकता है सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गई 3 कंडीशन, पहली कंडीशन, सेकेंड कंडीशन, ठीक है, और थर्ड कंडीशन। सेम केमिकल इक्विलिब्रियम जैसा ही कॉन्सेप्ट है, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अगला देखो, अगला जो टॉपिक है वो है अपना कॉमन आयन इफेक्ट। कॉमन आयन इफेक्ट में क्या चीज है, ध्यान से हम देखो। वैसे तो कॉमन आयन इफेक्ट आपको पता है, देखो आपने ली चैडलियर प्रिंसिपल पढ़ा था। ठीक है, ली चैडलियर प्रिंसिपल क्या कहता है? ली चैडलियर प्रिंसिपल हमसे कहता है कि जब आप किसी एक कंपोनेंट की
जैसे मान लीजिए A प्लस बी गिव्स C प्लस डी, ठीक है, ये कंडीशन है। तो अगर आप रिएक्शन के अंदर एक, जैसे मान लीजिए ये रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है, ठीक है। अब इक्विलिब्रियम अटेन करने के बाद के केस की मैं बात कर रहा हूँ। तो यदि अगर रिएक्शन इक्विलिब्रियम अटेन कर चुकी है और अब इसमें आपने मान लीजिए कोई ए कंपोनेंट ऐड किया है, ठीक है, ए कंपोनेंट ऐड किया, तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगी बताओ? सोचो, वीडियो पॉज करो, अपना आंसर दो, देन मेरा आंसर सुनना, ठीक है। तो रिएक्शन जब ए कंपोनेंट ऐड करोगी तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। रीजन क्या था इसका? क्योंकि जब आपने ए कंपोनेंट ऐड किया तो ए की कंसंट्रेशन बढ़ गई, तो रिएक्शन उसको यूटिलाइज करेगा ना, वापस इक्विलिब्रियम अटेन करने के लिए उसको यूटिलाइज करेगा। देन ए को यूटिलाइज करने के लिए रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये ही है आपका कॉमन आयन इफेक्ट। एक्चुअली कॉमन आयन इफेक्ट ये नहीं है, कॉमन आयन इफेक्ट इससे ही रिलेट करता हुआ है। अब जैसे समझो, एग्जाम्पल से समझो, ठीक है। कॉमन आयन इफेक्ट में एक एग्जाम्पल से समझता हूँ। जैसे मान लीजिए आपके पास है NaCl, ठीक है। अब NaCl तो सॉल्ट, वीक सॉल्ट और स्ट्रॉन्ग सॉल्ट जैसी कोई चीज तो होती नहीं है। सॉल्ट तो सॉल्ट होता है, ठीक है। सॉल्ट पूरा ये आयनाइज हो जाएगा Na प्लस और Cl माइनस में, ठीक है। आपने ये एक सॉल्ट लिया, इसको आयनाइज कर दिया पानी के अंदर, ठीक है। अब ये पानी के अंदर इस तरीके से पड़ा हुआ है, ठीक है। एक आपने बीकर लिया है और उस बीकर के अंदर Na प्लस और Cl माइनस पूरा का पूरा जितना डाला था वो आयनाइज हुआ पड़ा है। अब अगर पूरा का पूरा आयनाइज हुआ पड़ा है तो यानी कि आप सॉल्ट तो सेपरेट आउट कर नहीं सकते, ठीक है। तो फिर आप क्या कर रहे हो, सेकंड इसी में HCl गैस पास करवा रहे हो, ठीक है। क्या पास करवा रहे हो? HCl गैस। अब ध्यान से समझना क्या चीज हो रही है। जैसे ही आपने HCl गैस पास करवाई, अब आप जानते हो कि HCl तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो H प्लस और Cl माइनस में आयनाइज होगी। HCl भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो भी कंप्लीटली आयनाइज होगी। तो एक चीज बताओ कि ये जो HCl है ये H प्लस और Cl माइनस में आयनाइज हो रही है, तो सॉल्यूशन के अंदर जब आपने HCl ऐड किया, तो जब आपने HCl ऐड किया तो यानी कि इससे भी H प्लस और Cl माइनस आ गया। तो याद करो, सॉल्यूशन के अंदर ध्यान दो, सॉल्यूशन के अंदर किसकी कंसंट्रेशन बढ़ रही है? सॉल्यूशन के अंदर Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। तो एक तरीके से आपने प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। जैसे D की कंसंट्रेशन अगर बढ़ा दी, तो D की कंसंट्रेशन अगर Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ गई है तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाएगी? रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। किस डायरेक्शन में? ठीक है, मान लीजिए ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन थी, ठीक है। तो अब Cl माइनस की कंसंट्रेशन बढ़ने की वजह से रिएक्शन ये किस डायरेक्शन में जाएगी? ये वाली रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, ठीक है। किस डायरेक्शन में जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। और जैसे ही बैकवर्ड डायरेक्शन में गई तो आपको NaCl सॉलिड मिलने लगेगा, ठीक है। तो यानी कि जब NaCl आपने इसमें डाला था पूरा आयनाइज था, जब HCl ऐड किया तो NaCl वापस से बनने लग गया, और जैसे ही HCl आपने ऐड किया तो यहाँ पर क्या है, ये NaCl आपको एज अ PPT ऑब्टेन हो जाएगा। ये इफेक्ट है कॉमन आयन का। बात समझ में आ रही है? ठीक है, कॉमन आयन इफेक्ट समझ में आया क्या कहानी है कॉमन आयन इफेक्ट की? ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है, तो जब आप इनिशियली बात करते KSP की, तो Na प्लस Cl माइनस होगा, ठीक है। जब आपने KSP डैश की बात करोगे, KSP डैश का मतलब क्या है? जब आपने HCl ऐड कर दिया, जब आपने HCl ऐड किया तो जाहिर सी बात है रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में गई है, तो Na प्लस की कंसंट्रेशन भी चेंज हुई है, ठीक है।
और Cl माइनस की कंसंट्रेशन भी चेंज हुई है, तो यहाँ पे अलग कंसंट्रेशन आएगी। बात समझ में आ रही? इससे रिलेटेड एग्जांपल अपने सिलेबस में है, तो वो अपन लास्ट में देखेंगे। अभी तो मेरा मुद्दा था कि कॉमन है इनफेक्ट होता क्या है, वो चीज हमें समझनी थी। ठीक है, इसका एक और एग्जांपल है प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप का। जैसे ये तो अपन पानी में से NaCl सेपरेट आउट करने का तरीका हो गया। ठीक है, पानी में जैसे ही आपने NaCl, जाहिर सी बात है समुद्र के पानी में या सॉल्ट वाटर से अगर आपको NaCl अलग करना है तो आप क्या करोगे, उससे HCl गैस पास कराओगे तो वापस से NaCl का प्रेसिपिटेशन बनने लगेगा। प्रेसिपिटेशन बनने लगा, देन उसको सेपरेट आउट कर दिया। फिर HCl को तो न्यूट्रलाइज करना आता ही है, बेस डाल दो। ठीक है, वापस NaCl का प्रेसिपिटेशन बनेगा, उसको सेपरेट आउट कर दो। चलिए नेक्स्ट है प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप। प्रेसिपिटेशन ऑफ सोप, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सोप का फॉर्मूला होता है C17H35COONA। ठीक है, ये क्या है आपका, ये है आपका सोप। अब जैसे ही इसको आपने पानी में डाला, ये क्या हुआ, ये आयनाइज हो गया, C17H35COO माइनस और Na+, ये आयनाइज हो गया। ठीक है, अब आपने क्या किया, इस सोप के अंदर आपने ये इनिशियल कंडीशन लिया आपने। ठीक है, आफ्टर सम टाइम आपने NaCl ऐड किया। अब NaCl जैसे ही ऐड किया, NaCl क्या है, एक सॉल्ट है, NaCl सॉल्ट है, तो जैसे ही आपने सॉल्ट ऐड किया वो तो पूरा का पूरा आयनाइज होगा Na+ और Cl माइनस में। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपको Na+ कॉमन दिख रहा है। ठीक है, Na+ कॉमन दिख रहा है, तो यानी कि जब सोप आपने डाला वो इक्विलिब्रियम में आ गया होगा, फिर आपने NaCl डाला तो NaCl में से Na+ और Cl- आयनाइज हुआ। ठीक है, देखो मैं इस चीज को अच्छे से समझाता हूं। आपने पहले डाला सोप, ठीक है, पहले आपने सोप डाला, तो ये जो देखो सोप को मैं इसको R लिख रहा हूं। ठीक है, तो RCOO-, ठीक है, ये और ये आयनाइज हो गए, ये सोप हो गया। ठीक है, फिर इसके बाद आपने इसमें क्या ऐड किया है, इसके बाद आपने इसमें ऐड किया है NaCl। तो जैसे ही NaCl ऐड किया तो Na+ अलग, Cl- अलग, क्या कॉमन आने लग गया, Na+ की कंसंट्रेशन बढ़ने लगी। अब Na+ की कंसंट्रेशन अगर बढ़ने लगी है तो रिएक्शन वापस से इक्विलिब्रियम आने के लिए क्या करेगी, Na+ को कंज्यूम करना स्टार्ट करेगी। तो रिएक्शन किस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी, रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेगी। ठीक है, और रिएक्शन जब बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी तो आपको किसका पीपीटी मिलेगा, आपको सोप का पीपीटी ऑब्टेन होगा। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि जब आप इनिशियल KSP लेते तो आप कंसंट्रेशन पुट करते सोप की C17H35COONA, सॉरी COO- आएगा। ठीक है, और Na+, और जब आपने KSP यानी कि जब आपने चेंज कर दिया, इसके अंदर कंसंट्रेशन ऐड कर दी, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि C17H35COO- की कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी और Na+ की कंसंट्रेशन भी चेंज हो जाएगी। तो नई कंसंट्रेशन पुट करोगे आप, क्या पुट करोगे, नई कंसंट्रेशन पुट करोगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये हो गई कहानी किसकी, पीपीटी ऑफ सोप की। ठीक है, चले नेक्स्ट अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपसे क्वेश्चन में लिखा हुआ आ जाए कि आइसोहेड्रिक सॉल्यूशन है।
कैसा सॉल्यूशन है? आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन है। तो ये आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन का क्या मतलब है? ठीक है, आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन क्या होता है? आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन, ऐसे दो सॉल्यूशन जिनकी जो H प्लस की कंसंट्रेशन है या जो OH माइनस की कंसंट्रेशन है वो बराबर हो। ठीक है, वैसे आइसोहाइड्रिक जनरली हम H प्लस के लिए डिफाइन करते हैं। तो ऐसे दो सॉल्यूशन, the two solution which have same H plus concentration, ठीक है, क्या हो? सेम H प्लस कंसंट्रेशन हो। ठीक है, अब आप लोग जानते हो कि H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर होती है? C अल्फा के बराबर। ठीक है, C क्या होता है? अल्फा क्या होता है? Ka अपॉन क्या था? K बराबर क्या था? C अल्फा स्क्वायर। तो Ka अपॉन C, तो यानी कि यहां से आ जाएगा Ka इंटू C। ठीक है, Ka इंटू C। अब यानी कि दो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 1, ठीक है, और सॉल्यूशन 2। ठीक है, अब यानी कि इसके अंदर जो H प्लस कंसंट्रेशन है वो बराबर है इसकी H प्लस कंसंट्रेशन के। तो यानी कि मैं ये लिख सकता हूँ कि यहाँ पर Ka इंटू C की जो वैल्यू है वो बराबर है यहाँ पर K2 इंटू C की वैल्यू। ठीक है, C1 लिख लेते हैं, C2 लिख लेते हैं। ठीक है, तो अगर अंडर रूट काट दिए जाए तो Ka1 C1 बराबर K2 C2 लिख सकता हूँ। K1 C1 बराबर K2 C2, यानी कि यहाँ से लिखा जा सकता है कि K2 अपॉन K1 बराबर है C1 अपॉन C2। ठीक है, और अगर मान लीजिए लेट 1 मोल आर टेकन, तो कंसंट्रेशन होता है मोल्स अपॉन वॉल्यूम, तो कंसंट्रेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि K1 अपॉन K2 बराबर हो जाएगा V2 अपॉन V1। आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन के कुछ आपके इसी तरीके से सॉल्व होंगे। बात समझ में आ रही है? ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ H प्लस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स। क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। ठीक है, अब रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का क्या मतलब है, तो ध्यान से समझो। रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड का मतलब है कि कोई भी एक एसिड दूसरे एसिड के कंपैरिजन में कितना ज्यादा एसिडिक है या कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, तो रिलेटिव एसिड्स का मतलब क्या हो गया? कंपैरिजन ऑफ बिटवीन टू एसिड। ठीक है, अब देखो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि स्ट्रेंथ ऑफ एक एसिड अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ दूसरा एसिड। ठीक है, वीक एसिड वन अपॉन स्ट्रेंथ ऑफ वीक एसिड Ha2। आप जानते हो कि H प्लस की कंसंट्रेशन पे कहानी डिपेंड करती है। ठीक है, और H प्लस कंसंट्रेशन किसके बराबर है? अभी पीछे देखकर आए हैं कि K1 C1 अपॉन Ka2 C2। ठीक है, तो यानी कि मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख सकता हूँ K1 C1 अपॉन K2 C2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो यानी कि रिलेटिव स्ट्रेंथ में कुछ इस तरीके से देख सकता हूँ। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंपेयर करने का तरीका स्ट्रेंथ ऑफ एनी एसिड। ठीक है,
बात समझ में आई? फिर अल्फा से भी रिलेशन आप निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, निकाल दो। ठीक है, तो ये सारी कहानी आपको आती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अगला जो टॉपिक है हमारा वो है बफर सॉल्यूशन। क्या है? बफर सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो कि बफर सॉल्यूशन होता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपका सवाल आता ही आता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो चीजों को समझो और होता क्या है बफर सॉल्यूशन, इस चीज को समझो। तो देखो बफर सॉल्यूशन क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर अगर आपने कुछ अमाउंट ऑफ एसिड डाला या कुछ अमाउंट ऑफ बेस डाला तो पीएच में कोई चेंज ना ऑब्जर्व हो। ध्यान से समझो मैंने क्या बोल गया मैं। देखो एक ऐसा सॉल्यूशन है, बफर सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है कि उस सॉल्यूशन के अंदर, जैसे मान लीजिए इसकी पीएच अभी 3 है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन हो गया। मान लीजिए इसकी पीएच अभी क्या है, 3 है। ठीक है, तो जब आपने इसके अंदर कुछ स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला या स्मॉल अमाउंट में आपने बेस डाला, ठीक है, ये नहीं कह रहा कि दोनों डाले स्मॉल अमाउंट में, तो फिर तो जाहिर सी बात है पीएच चेंज होगी नहीं, क्योंकि जितना आपने स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला, जितना आपने स्मॉल अमाउंट में बेस डाला, वो दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। मैं और की बात कर रहा हूँ। ठीक है, या तो आपने एसिड डाला या आपने बेस डाला। आपने जब स्मॉल अमाउंट में एसिड डाला तो भी पीएच 3 की 3 ही है, और अगर आपने बेस डाला तब भी पीएच 3 की 3 ही है। ठीक है, तो यानी कि कुछ अमाउंट में एसिड डालने से जो H+ कंसंट्रेशन, H+ आयंस आ रहे हैं उसको वो कंपनसेट कर पा रहा है, और बेस से जो OH- आ रहे हैं उसको भी वो कंपनसेट कर पा रहा है। तभी जाहिर सी बात है कि वो पीएच चेंज नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, ऐसा सॉल्यूशन विच रेजिस्ट its change in pH value on addition of small amount of acid or small amount of base. ठीक है, the solution which resist the change in pH value on addition of small amount of acid or base। ठीक है, that solution ये मिटा देता हूं अब कलाकारी मेरी, called is called buffer solution। ऐसे सॉल्यूशन को क्या बोला जाता है, बफर सॉल्यूशन बोला जाता है। बात समझ में आई? ठीक है, अब इस चीज को समझो, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन कितने होते हैं। टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, पहला है सिंपल बफर सॉल्यूशन, ठीक है, और सेकंड है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है सिंपल बफर सॉल्यूशन, एक होता है मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है? अब मिक्स्ड भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है, और दूसरा होता है आपका बेसिक बफर सॉल्यूशन।
तो टोटल आपको ये 3 कैटेगरी पढ़नी है, सिंपल बफर सॉल्यूशन, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन। ये अब बफर सॉल्यूशन का हमारा मेन टॉपिक का मुद्दा रहेगा, ये हमें पढ़ना है, ठीक है। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले बफर सिंपल बफर सॉल्यूशन से, ठीक है। सिंपल बफर सॉल्यूशन, अब समझो सिंपल बफर सॉल्यूशन होता क्या है। सिंपल बफर सॉल्यूशन होता है, जैसे याद करो जब आपने सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस पढ़ा था, तो सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस में आपने हाइड्रोलाइसिस किया था वीक एसिड और वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट का, ठीक है। तो सिंपल बफर सॉल्यूशन और कोई नहीं है, द सॉल्यूशन ऑफ द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट। क्या है? वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट ही एक टाइप का एसिडिक बफर सॉल्यूशन है। कैसे समझो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं सॉल्ट ले लेता हूं यहां पर CH3CONH4, क्या ये एक वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट है? यस, क्योंकि जब आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे क्या बनने वाला है? ध्यान से देखो इधर, क्या बनने वाला है? एक तो वीक एसिड बनने वाला है CH3COOH। क्या है ये? एसिडिक एसिड। ये कैसा एसिड है? वीक एसिड है। वहीं अगर हम NH4 प्लस की बात करें तो ये क्या बनाने वाला है? NH4OH, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है? ये एक वीक बेस है, ठीक है। तो ये कैसा सॉल्ट हो गया? ये कैसा सॉल्ट हो गया? ये एक वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट हो गया। बात क्लियर है? ठीक है। ये जो सॉल्ट है ये एक्चुअली ये जो सॉल्यूशन है ये एक्चुअली बफर सॉल्यूशन है। कैसा सॉल्यूशन है? बफर सॉल्यूशन है। कैसे? अब इस चीज को समझो कि जैसे मान लीजिए आपने ये सॉल्ट लिया, वीक एसिड वीक बेस टाइप ऑफ सॉल्ट लिया, तो इसके अंदर आप देखिए दो चीजें प्रेजेंट है। एक तो ये वीक एसिड प्रेजेंट है, एक ये वीक एसिड प्रेजेंट है। तो देखो ये वीक एसिड क्या हो रहा होगा? यूं आयनाइज हो रहा होगा। कलर चेंज कर लेते हैं। देखो ये वीक एसिड इस सॉल्यूशन के अंदर कुछ इस तरीके से आयनाइज पड़ा होगा, ठीक है। वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, कुछ अमाउंट में तो आयनाइज होगा। और ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, ये भी वीक कंपोनेंट है, ये भी वीक तरीके से आयनाइज पड़ा होगा, ठीक है। इस तरीके से आयनाइज होगा। तो यानी कि इस बीकर के अंदर आप ध्यान से देखिए क्या क्या प्रेजेंट है। CH3COH भी प्रेजेंट है, ठीक है। इसके अंदर CH3CO- भी प्रेजेंट है, कुछ अमाउंट में H+ भी प्रेजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। कुछ अमाउंट में NH4+ भी प्रेजेंट है और कुछ अमाउंट में OH- भी प्रेजेंट है। ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसके अंदर जब आप एसिड डालते हो, अब एसिड डालने का मतलब क्या है? एसिड डालने का मतलब है कि आप इसके अंदर H+ ऐड कर रहे हो। तो देखो जब आप इसके अंदर H+ ऐड करते हो तो क्या चीज होती है, मैं यहीं पे समझा रहा हूं। जैसे ही आप H+ ऐड करते हो, ठीक है, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, तो जैसे एसिड ऐड करने का मतलब क्या है? आप H+ ऐड कर रहे हो। तो जैसे ही आप इसके अंदर H+ ऐड कर रहे हो तो यहाँ पर ध्यान से देखिए क्या क्या चीजें अवेलेबल है। एक चीज देखो कि ये H+ और ये OH- तो चलो जो भी है वो वाटर बना चुका है, ठीक है। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये है, ये है, ये है और ये है। अब एक चीज बताओ, जैसे ही आपने H+ ऐड किया तो क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड के लिए फॉरवर्ड रिएक्शन होने लगेगी? ध्यान से देखो, जैसे ही ये H+ ऐड किया, ये OH- कंज्यूम करके क्या होगा? OH- कंज्यूम करके H2O बनाने लगेगा, ठीक है। क्या करने लगेगा? H2O बनाने लगेगा।
बात समझ में आ रही है। और यहां से क्या बनने लगेगा, ये NH4OH के साथ H प्लस कंज्यूम करके H2O बना रहा है और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है। एक कंडीशन ये हो रही है। या फिर इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, CH3COH प्रेजेंट है, यानी कि जैसे ही आप इसमें H प्लस ऐड कर रहे हो तो या तो ये भी पॉसिबल है कि CH3COH के अंदर ये जो एसिटेट आयन प्रेजेंट है, ठीक है, ये H प्लस कंज्यूम कर रहा है, ठीक है, ये जो प्रेजेंट है, ठीक है। तो यानी कि इसके अंदर एक रिएक्शन ये हो सकती है और ये बने। तो यानी कि जो आप H प्लस ऐड कर रहे हो ये कंज्यूम कर रहा है या फिर ये कंज्यूम कर रहा है, अगर आप H प्लस ऐड करते हो तो, ठीक है। जब आप H प्लस ऐड कर रहे हो तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर रहा है, H प्लस को यूज करके H2O बना रहा है और अमोनियम आयन की कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, तो भी pH चेंज नहीं होगी क्योंकि अल्टीमेटली क्या बन रहा है, H2O बन रहा है। या फिर जो इसके अंदर एसिटेट आयन प्रेजेंट है तो वो एसिटेट आयन H प्लस को कंज्यूम करके क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड, ठीक है। भाई एक तरीके से H प्लस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है ना, तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो एसिटिक एसिड ऑलरेडी प्रेजेंट है और एसिटिक एसिड डाल रहे हो, मतलब और एसिटिक एसिड बन रहा है, तो सेम ही एसिड प्रोड्यूस हो रहा है, तो स्ट्रेंथ तो उतनी की उतनी ही रहनी है ना, pH उतनी की उतनी ही रहनी है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अब अगर इसी में अगर OH माइनस ऐड करते हो, इसी में अगर आप क्या कर रहे हो, OH माइनस ऐड कर रहे हो, ठीक है, कौन सा कलर लिया जाए, इसी में अगर आप OH माइनस ऐड कर रहे हो, ठीक है, OH माइनस ऐड कर रहे हो, तो OH माइनस कौन कंज्यूम करेगा, ध्यान से देखो। OH माइनस एक तो एसिडिक एसिड यूज कर सकता है कि उससे H प्लस मिल जाए और H प्लस यूज कर ले, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज पे ही लिखते हैं, ठीक है। सेकंड केस लिख लेते हैं, फर्स्ट केस वापस से बता दूंगा। ऑन एडिशन ऑफ OH माइनस, तो एडिशन ऑफ OH माइनस यानी कि बेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, बेस की बात कर रहा है। तो जैसे ही आप बेस ऐड करते हो तो यहाँ पे दो चीजें हैं OH माइनस के साथ रिएक्ट करने के लिए, एक तो अमोनियम आयन है, ठीक है, अमोनियम आयन जो है वो OH माइनस को यूज करके क्या बना रहा है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि सॉल्यूशन में ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। और जो CH3COO माइनस प्रेजेंट है, सॉरी CH3COH प्रेजेंट है, वो OH माइनस को कंज्यूम करके क्या बना रहा है, H2O, और एसिटेट आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, तो H2O बन रहा है अल्टीमेटली, यानी कि पानी ही बन रहा है, तो pH में कोई खास चेंज आएगा नहीं। बात समझ में आ रही है। फर्स्ट केस क्या था, ऑन एडिशन ऑफ H प्लस, ठीक है, यानी कि एसिड की बात हो रही है। तो जब H प्लस ऐड कर रहे हो तो कौन रिएक्ट कर रहा था, जब आप H प्लस ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो जब आप H प्लस ऐड कर रहे हो तो एक तो एसिटेट आयन क्या बना रहा है, एसिटिक एसिड, या फिर ये जो अमोनियम हाइड्रोक्साइड है वो H प्लस को कंज्यूम करके क्या बना रहा है, H2O, ठीक है। तो ध्यान से देखो, एक तो क्या हो रहा है कि जो सॉल्यूशन के अंदर एसिटेट आयन प्रेजेंट है वो H प्लस को कंज्यूम कर रहा है और क्या बना रहा है, वीक एसिड। तो वीक एसिड बनने की वजह से भी जो है pH चेंज नहीं होगी। और दूसरा क्या है कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड H प्लस को यूज करके क्या बना रहा है, अमोनियम आयन और H2O, तो उससे भी pH चेंज नहीं होगी। तो ये रिएक्शन हो जाती है जब आप स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड डालते हो या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस डालते हो इन द बेस, सॉरी इन द बफर सॉल्यूशन, ठीक है। बात समझ में आई कि बफर सॉल्यूशन में pH क्यों चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। फिर अब देखो ये सॉल्ट किसका था, सॉरी सॉल्यूशन किसका था, वीक एसिड और वीक बेस। तो इसके लिए pH कैलकुलेट करने का फॉर्मूला अपन कैलकुलेट करके आ चुके हैं हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट के अंदर। क्या था फॉर्मूला, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ठीक है,
यही था हमारा पीएच कैलकुलेट करने का तरीका इन केस ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस ऑफ हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, तो ये पीएच का फॉर्मूला आपको याद है। ठीक है, तो ये हो चुका है आपका पहला वाला सिंपल बफर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हमें कौन सा पढ़ना है, हमें पढ़ना है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। चलिए, तो अब पहले बात करते हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है। तो देखो, एसिडिक बफर सॉल्यूशन, अब जाहिर सी बात है कि एसिडिक नेचर का होगा। ठीक है, कैसा नेचर का होगा, एसिडिक नेचर का होगा। अब ये जो बफर सॉल्यूशन है ये बना हुआ किसका होता है, तो ध्यान से सुनो, किसका बना हुआ होता है, ये बना हुआ होता है वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट से। लेकिन सॉल्ट में जो बेसिक पार्ट होगा, भाई सॉल्ट आप जानते हो दो चीजों से मिलके बनता है, एसिड और बेस। तो ये किसका बना हुआ होता है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले अब सेकंड कैटेगरी लेते हैं हम, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन। ठीक है, मिक्स्ड बफर सॉल्यूशन में भी पहला हमें कौन सा लेना है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन। ठीक है, कौन सा सॉल्यूशन, एसिडिक सॉल्यूशन। अब ध्यान से सुनो कि ये सॉल्ट बना हुआ किसका, ये बफर सॉल्यूशन बना हुआ किसका होता है, ये बफर सॉल्यूशन बना हुआ होता है वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट से। ठीक है, वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, जैसे मैं ले रहा हूं एसिटिक एसिड और साथ में वीक एसिड का सॉल्ट ले रहा हूं मैं सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट, तो ध्यान से सुनो, ध्यान से, मुद्दे वाली बात, डेफिनेशन में डायरेक्ट पूछा जा सकता है वीक बफर एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसका बना होता है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन बना हुआ होता है वीक एसिड और वीक एसिड के सॉल्ट। और उस सॉल्ट में जो बेसिक पार्ट यूज किया गया है, जो बेसिक पार्ट यूज किया गया है वो होता है स्ट्रॉन्ग बेस का। किसका होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का। ये ध्यान देने वाली बात है, बात समझ में आ रही है। ठीक है, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन किसका बना हुआ होता है, एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ, एसिडिक बफर सॉल्यूशन acidic buffer solution is made up of weak acid and weak acid salt having strong base cation। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस कैटायन प्रेजेंट होता है उसमें, जो कैटायनिक पार्ट है, जैसे इसमें Na प्लस प्रेजेंट है, वो किसका प्रेजेंट होता है, स्ट्रॉन्ग बेस का पार्ट प्रेजेंट होता है। बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो ये बफर की तरह काम कैसे करेगा, यानी कि इसमें जब आप H प्लस ऐड कर रहे हो तो क्या रिएक्शन हो जाती है, जब आप इसमें OH माइनस ऐड करते हो तो क्या रिएक्शन हो जाती है, तो वो चीज समझनी है हमें। ध्यान से इधर समझो, जैसे अब ये किसका बना हुआ था, वीक एसिड का बना हुआ था, तो वीक एसिड से रिएक्शन क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी CH3CO माइनस H प्लस, ये रिएक्शन हो जाएगी। और दूसरा सॉल्ट बना हुआ था, सॉल्ट क्या था, ये तो हो गया आपका वीक एसिड पार्ट। दूसरा क्या प्रेजेंट है इसके अंदर, सॉल्ट प्रेजेंट है। ठीक है, दूसरा क्या प्रेजेंट है, सॉल्ट प्रेजेंट है। और ये सॉल्ट तो कंप्लीटली आयनाइज हो जाएगा, यानी कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, माइनस और Na प्लस। ये सारी सिचुएशन इसके अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब इस चीज को समझो क्या रिएक्शन हो जाती है। ये हमारा बीकर है और इस बीकर के अंदर अलग कलर का बनाते हैं, ये हमारा बीकर है। ठीक है, इस बीकर के अंदर क्या क्या प्रेजेंट है, ध्यान से देखो, इस बीकर के अंदर प्रेजेंट है CH3COH प्रेजेंट है,
H प्लस प्रेजेंट है, CH3CO माइनस प्रेजेंट है, ठीक है, और Na प्लस प्रेजेंट है, ये सारी चीजें प्रेजेंट है, ठीक है। और सॉल्ट तो कंप्लीटली हाइड्रोलाइज हो ही चुका होगा, ठीक है, तो यानी कि यही प्रेजेंट है, सॉल्ट तो कंबाइंड फॉर्म में होगा नहीं, ठीक है। तो ये सारी सिचुएशन इसके अंदर प्रेजेंट, बीकर के अंदर हमारे पास ये आयंस अवेलेबल है। तो पहला केस लेते हैं कि जब हम इसके अंदर H प्लस ऐड कर रहे हैं, क्या ऐड कर रहे हैं, H प्लस, यानी कि एसिड ऐड कर रहे हैं। तो एसिड ऐड करने पर क्या हो रहा होगा, ध्यान से समझो कि जब आप H प्लस ऐड कर रहे हो तो H प्लस ऐड करने पर अब यहाँ पर देखो ये प्रेजेंट है एसीटेट आयन, ये एसीटेट आयन इस H प्लस को कंज्यूम कर लेगा और कंज्यूम करते ही क्या बनाएगा, वीक एसिड बनाएगा जो ऑलरेडी सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, और जो सॉल्यूशन के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है वही बन रहा है, तो यानी कि पीएच में कोई चेंज होगा नहीं, ठीक है। तो यानी कि केस फर्स्ट, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड यानी कि H प्लस, तो जैसे ही आप H प्लस ऐड करोगे तो इसके अंदर जो प्रेजेंट CH3CO माइनस है वो H प्लस कंज्यूम कर लेगा एंड क्या बना देगा, CH3COH बना देगा, ठीक है, पहली रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन क्या होगी, ध्यान से देखो, ठीक है, दूसरी रिएक्शन यानी कि केस सेकंड, जब आप इसके अंदर बेस डाल दोगे, यानी कि केस सेकंड, ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस OH माइनस, ठीक है, OH माइनस। तो सेकंड केस देखो, इसमें क्या होगा, जैसे ही आप OH माइनस ऐड कर रहे हो तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑलरेडी कुछ अमाउंट में H प्लस आयंस प्रेजेंट है ना, कुछ अमाउंट में H प्लस आयंस प्रेजेंट है, तो ये जो H प्लस प्रेजेंट है ये OH माइनस के साथ कंज्यूम होके क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, और जैसे ही H2O का फॉर्मेशन हो रहा है तो पीएच में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। H2O तो पानी बनाने का काम कर रहे हैं, यानी कि सॉल्यूशन को डाइल्यूट करने का काम कर रहा है एक तरीके से, तो पीएच में यहाँ पर कोई चेंज नहीं होगा, बात समझ में आ रही। तो ये रिएक्शन हो जाती है जब आप इसमें H प्लस डालते हो, ठीक है, तो H प्लस जैसे ही डालते हो वो ये कंज्यूम कर लेता है, और जैसे ही OH माइनस डालते हो, जैसे ही OH माइनस डालते हो तो वो ये कंज्यूम कर लेता है, ठीक है, जिसकी वजह से पीएच में कोई चेंज नहीं आता, बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब इसकी पीएच कैसे कैलकुलेट करी जाए, मेन सवाल है पीएच कैसे कैलकुलेट करी जाए, और पीएच कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, पीएच कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें चाहिए H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, ठीक है, पीएच कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन, वो H प्लस आयंस की कंसंट्रेशन किससे मिलेगी, एसिटिक एसिड से मिलेगी। तो चलो कैलकुलेशन ऑफ पीएच, अगला मुद्दा है हमारा कैलकुलेशन ऑफ पीएच। पीएच कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है वीक एसिड जो पानी के अंदर आयनाइज हो रहा है बड़े मजे से, ये और ये, ठीक है। अब इसके लिए अगर मैं Ka की वैल्यू लिखूं तो Ka क्या हो जाएगा, CH3COO माइनस, ठीक है, H प्लस अपॉन CH3COH, ये होगा, ठीक है। यहां से मैं H प्लस की कंसंट्रेशन निकाल सकता हूं, H प्लस की कंसंट्रेशन किसके बराबर है, H प्लस की कंसंट्रेशन है Ka इंटू CH3COH अपॉन CH3CO माइनस, ठीक है, CH3CO माइनस, तो यानी कि ये सॉल्ट वाला पार्ट हो गया, ये वीक एसिड हो गया, ये Ka हो गया। अब पीएच निकालना तो बहुत सिंपल है, पीएच निकालने का फॉर्मूला क्या है, माइनस लॉग बेस 10 H प्लस की कंसंट्रेशन, ये है, ठीक है। तो बस पुट करनी है वैल्यू, लॉग बेस 10
KaCH3COH अपॉन CH3CO माइनस, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। माइनस लॉग बेस 10 Ka, ठीक है, माइनस लॉग बेस 10 Ka प्लस माइनस लॉग बेस 10 CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस, ठीक है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये माइनस लॉग बेस 10 Ka को क्या pKa लिखा जा सकता है? और जब आप इसको ओपन करोगे तो ये माइनस लॉग बेस 10, ठीक है, CH3COOH अपॉन CH3COO माइनस, ये हो गया आपका पीएच का फॉर्मूला, ठीक है। ये हो गया आपका पीएच का फॉर्मूला, ठीक है। आप चाहो तो इसको रिवर्स करके यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हो, कुछ बुक्स में आपको प्लस भी दिखेगा, तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि पीएच बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 CH3CO माइनस अपॉन CH3COH, ठीक है। तो अल्टीमेटली ध्यान से देखो फॉर्मूला क्या हो रहा है, pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ठीक है। और जाहिर सी बात है एसिड वीक है, ठीक है। सॉल्ट की कंसंट्रेशन अपॉन एसिड की कंसंट्रेशन, ये चीज मैंने इसलिए लिखी है ताकि ये टाइट्रेशन में मैं कनेक्ट करूंगा इस चीज से, ठीक है। तो ये हो गया आपका किसको कैलकुलेट करने का तरीका, बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका, ठीक है। क्या हो गया, बफर सॉल्यूशन कैलकुलेट करने का तरीका। और इस इक्वेशन को बोला जाता है हेंडरसन इक्वेशन। क्या बोला जाता है इसको, हेंडरसन इक्वेशन, हेंडरसन इक्वेशन बोला जाता है इसको, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया हमारा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन आप खुद से डिराइव करो, खुद से प्रैक्टिस करो। मैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में उसको बेसिक बफर सॉल्यूशन भी कराऊंगा, उसका डेरिवेशन वगैरह सब कराऊंगा, ठीक है। अभी आपको खुद ट्राई करना है, एसिडिक सॉल्यूशन वैसे का वैसा ही बेसिक बफर सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। तो अब देखो इस लेक्चर में जैसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो कौन कौन से पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। एक तो देखो आपको आइसोहाइड्रिक सॉल्यूशन का बात ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद बफर सॉल्यूशन में आपको ध्यान रखना है कि बफर सॉल्यूशन में आपने जो सिंपल बफर पढ़ा था, ठीक है, जो सिंपल बफर सॉल्यूशन पढ़ा था, तो उसमें पीएच का फॉर्मूला क्या था, 7 प्लस हाफ pKa माइनस हाफ pKb, ठीक है। ये एक चीज ध्यान रखनी है। उसके बाद एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, एसिडिक बफर सॉल्यूशन में क्या था, pH बराबर pKa प्लस लॉग बेस 10 CH3CO माइनस की कंसंट्रेशन अपॉन CH3COH की कंसंट्रेशन, ठीक है। ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन की बात हो गई, ठीक है। बेस का आपको डिराइव करके आना है, नेक्स्ट क्लास में हम उसकी बात करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको इस लेक्चर के पीडीएफ चाहिए, चैप्टर वाइज सीआरई चाहिए, लेक्चर वाइज असाइनमेंट चाहिए, माइनर टेस्ट, मेजर टेस्ट या प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का सॉल्यूशन चाहिए, तो ये सब हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप विजिट करिए और जाके देखिए, ठीक है। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।